नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने केमिकल रिएक्शन पार्ट 6 का वीडियो लेके आ गया हूँ। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इसमें मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको बताऊंगा, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आप लोगों को पढ़ना है, और ये होता भी है, मतलब अपर क्लास में भी जाइएगा तो आपको इतने ही टाइप्स के मिलेंगे। तो फर्स्ट है आपका कम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जैसा कि थोड़ा बहुत अगर हम हिंट दें, जैसे चीज़ों को नाम से याद रखने का ज़रूरत है। जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन से पता चल रहा है कि कुछ कंबाइन करेगा। तो आप जब इसको हम डिटेल में बताएंगे तो आप ये फील करेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन में दैट मीन्स कि टूटना, मतलब जैसे आपको लगेगा, आप जब इसको डिटेल पढ़ाएंगे तो उसमें देखिएगा आपकी एक कंपाउंड जो है टूट रहा है। डिस्प्लेसमेंट में आप देखिएगा कि एक जो है दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट मतलब कह सकते हैं कि वो हटा, उसके जगह पे वो चला गया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि ये इंटरचेंज करेगा, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट जो है आपस में अपने प्लेस को इंटरचेंज करेगा। थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में, इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये थोड़ा सा अलग है, इसके लिए मैं थोड़ा एक एक्स्ट्रा क्लास भी लूँगा, डिटेल इसका बात करेंगे हम लोग, मतलब एक टू दी पॉइंट बात करेंगे। और फिर एक जब चैप्टर इंड हो जाएगा तो एक डिटेल में बताएंगे कि एक और तरीका है जो कि आपको 11th में पढ़ना है उसको डिटेल में, लेकिन जो उसका बेसिक है, दैट मीन्स कि 11th के लिए बेसिक और 10th के लिए थोड़ा सा प्लस, वो मैं बताऊंगा। तो यही है आज के वीडियो में, मैं ये कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन इन दोनों रिएक्शन को कंप्लीट करने का करूँगा। और साथ ही एक दो एक्स्ट्रा रिएक्शन है इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, उसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन। तो अ कम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन वेयर टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। ये याद रखने वाला बात है कि वो दोनों एलिमेंट्स भी हो सकता है डायरेक्ट, और कंपाउंड भी। तो कंपाउंड के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब ये एलिमेंट करने का मतलब है कि वो सिंगल आइटम भी हो सकते हैं। और कंपाउंड तो अब जान रहे हैं कि 2 और मोर देन 2 एटम्स रहेगा डिफरेंट, तो वो कंपाउंड कहलाएगा। यहाँ एलिमेंट्स में मॉलिक्यूल्स का भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो फॉर्म करेगा सिंगल, यानी प्रोडक्ट जो है वो सिंगल बनेगा, जो प्रोडक्ट है वो सिंगल रहेगा। और जो रिएक्टेंट है वो 2 रहेगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल ही बनेगा। तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक इन जनरल एग्जांपल दिया हूँ, ये इसलिए दिया हूँ कि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि एग्जैक्ट एग्जांपल याद नहीं रहता था। अगर डिफिनेशन पूछा है तो आप इस तरीका से भी समझा सकते हैं कि एक्स और वाई ये कुछ भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल कंपाउंड एटम्स कुछ भी हो सकता है, ये एक्स और वाई रिएक्ट करके एक सिंगल जेड का फॉर्मेशन करता है। तो ये प्रोडक्ट है जो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये सिंगल है, और इधर में आपको डबल है। यहाँ 3 भी हो सकता है, डेट मीन A प्लस बी प्लस सी भी रिएक्ट करके D बना सकता है। तो यहाँ रिएक्टेंट में 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल ही होगा। अब मैं आपके बुक से और भी अदर से एग्जाम्पल दिया हूँ, और यहाँ गौर करने वाला बात है कि मैंने एक को भी बैलेंस करके नहीं लिखा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं बैलेंसिंग का अपना अलग से। और बाकी गौर करने वाली बात है, तो आप देखिए कि ये सारा का सारा एग्जाम्पल है कम्बिनेशन रिएक्शन का। रिएक्टेंट देखिए 2 या 2 से ज़्यादा होगा, ऐसे जनरली जितना भी रिएक्टेंट यहाँ पे लिया गया वो आपको 2 के ही बारे में दिया गया है, लेकिन ये 3 भी हो सकता है। लेकिन प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सिंगल ही है, ये ध्यान देने का बात है। तो आपको हम ये बैलेंसिंग इसलिए छोड़े हैं कि आप एक एक रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा, तो थोड़ा सा उससे रूबरू होइएगा। तो उससे क्या होगा आपको कि वो याद रहेगा, एग्जाम्पल्स आपको याद रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रिएक्शन है ये इन जनरल हम बहुत इसको यूज करते हैं। मतलब जैसे जो हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं, वाइट वॉशिंग जो वाल का करते हैं वाइट वॉशिंग,
तो ये उसमें यही रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये कहलाता है क्विक लाइम। इसका जो है ये सब कॉमन नेम याद रखने का चीज़ है, कभी कभी ये पूछ देता है। तो ये क्विक लाइम जब वाटर में, दैट मीन्स ये आपका क्या कह सकते हैं, ये चूना, तो जैसे ही वाटर में मिलाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक लाइम। इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। तो ये जो बना, ये बना, उसके बाद ये क्या करता है कि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन्स जब इसको एटमॉस्फेयर में छोड़िएगा तब, तो ये एटमॉस्फेयर से CO2 के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद फर्दर बनाता है CaCO3 एंड H2O, CaCO3 एंड H2O। तो ये CaCO3 जो है ये सॉलिड फॉर्मेट में होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका दूसरा नाम भी जो कॉमन नेम है, मतलब मार्बल का भी फार्मूला यही होता है। तो ये जो स्लेक्ट लाइम है एटमॉस्फेयर से, ये याद रखिएगा, ये कहाँ से ले रहा है, ये एटमॉस्फेयर से ले रहा है। तो ये एटमॉस्फेयर से कैल्शियम ऑक्साइड जो एयर में, जैसे वाल में जब आप वॉशिंग किए, तो वाल में वॉशिंग किए तो वो तो इन्वायरमेंट के टच में आ गया। तो इन्वायरमेंट के जब टच में आ गया तो वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। इसको ये रिएक्शन होने में 2 to 3 डेज लगता है। ये रिएक्ट किया और ये जो वाटर है, ये वाटर धीरे धीरे या तो सूख जाएगा धूप ऊप लगने से, और या तो धीरे धीरे अपना जो है वो नीचे गिर जाएगा। और ये जो मार्बल बनता है यही आपको उस वाल को शाइनी फीचर जो है, मतलब जो चमकता है, वो देगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपके बुक में डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। इसको जान लेना जरूरी है, क्योंकि मैं पहले भी बताया हूँ कि एनसीईआरटी का एक एक चीज़ दिया है वो जानिए, और इसको धीरे धीरे ऐसे ही आप याद करते भी चले जाइए कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। और ये फर्दर रिएक्ट करता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में इसको CO2 मिल जाता है और उससे रिएक्ट करके ये कैल्शियम कार्बोनेट, और उसी के कारण से जो वाल को है वो चमक मिलता है, यानी शाइनिंग वाल जो होता है वो इसी कारण से मिलता है। फिर आगे का रिएक्शन में आप देख लीजिए, अमोनिया जो है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके अमोनियम क्लोराइड, NO2, NH4, 2CO3, SO3, ये डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए, लिख के बैलेंस जरूर कीजिएगा। मैं इतना सारा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि एक तो आपको ये क्लियर हो जाए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है 2 या 2 से अधिक रहेगा और प्रोडक्ट जो है वो सिंगल बनेगा। इसके लिए मैं ये चीज़ को बताया हूँ। यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल है, ये सब अनबैलेंस है, इसको जरूर बैलेंस कर लीजिएगा। सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये सिंपल सा मैं आपको बताया था कि इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट सिंगल रहेगा और वो टूटेगा और प्रोडक्ट जो है 2 या 2 से अधिक बनेगा। सिंपल सा बात है कि ये टूटेगा और प्रोडक्ट जो है 2 या 2 से अधिक बनेगा। तो इसका डिफिनेशन देखिए, वो है अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स और न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, जैसा है डिफिनेशन उसी के अनुसार मैं बताया था कि इसका नाम ही वैसा है। तो ये जस्ट जैसे कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट में 2 या 2 से अधिक होता है और प्रोडक्ट सिंगल होता है। यहाँ प्रोडक्ट जो है वो सिंगल डबल 2 या 2 से अधिक रहेगा और रिएक्टेंट सिंगल रहेगा। और ये एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कोई एग्जांपल याद नहीं है तो आप इस तरीक़ा से भी इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। और क्या है कि दीज रिएक्शन ऑफन इन्वॉल्व एन एनर्जी सोर्स सच एज हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दैट ब्रेक्स अपार्ट द बॉन्ड ऑफ कंपाउंड। तो ये जो पैराग्राफ है इसको अगर अभी आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है तो मैं इसको आगे क्लियर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू चीज़ बोल रहा है कि ब्रेक्स अपार्ट द बॉन्ड्स ऑफ कंपाउंड्स। बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग यहाँ एनर्जी का यूज करते हैं और एनर्जी का फॉर्म क्या है, अलग अलग है। आप इसको हीट कर सकते हैं, कभी कभी सनलाइट के कारण भी इसको एनर्जी मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी के कारण भी मिलता है। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन अल्टीमेटली इसको हम बात करेंगे कि ये एनर्जी देकर ही हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल है आपको,
यहाँ पे एग्जांपल है कि फेरस सल्फेट को जब हम तोड़ रहे हैं तो देखिए ये टूट के बन रहा है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ ये Fe2+ के रूप में है, इसी कारण से ये फार्मूला जो है FeSO4 हुआ। और यहाँ पे ये फेरिक के रूप में मैं बताया था कि आयरन +2 और +3 दोनों को आपको पढ़ना है। होने का इसका और भी डिफरेंस वैलेंसी रहेगा, डिफरेंट मिलता है, लेकिन यही मेनली रूप से मिलता है +2 और +3। तो ये आपको क्लियर कर देगा कि फेरस की फेरिक है, या मैं बताया था आपको कि ये 2 ऐसे दे देगा या ऐसे करके आपको 3 दे देगा, और नहीं तो इसको आप लोग को फेरस लिखेगा और इसको आपको जो है ये फेरिक लिखेगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और इसी कारण से यहाँ +3 है और ऑक्सीजन -2 है, इसी कारण से ये जो 2 है वो इस पे और 3 जो है इस पे है, और फार्मूला जो है ये लिखा गया Fe2O3, और ये इसका प्रोडक्ट है। और यहाँ भी जितना एग्जांपल मैं दिया हूँ सारा अनबैलेंस्ड है, आप इसको बैलेंस कीजिएगा तो बैलेंसिंग का भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा, और दूसरा बैलेंस करने के क्रम में आपको ये रिएक्शन भी याद रहेगा। तो जितना भी रिएक्शन मैं लिखा रहा हूँ उसको कोशिश कीजिए कि वो जानिए, हो सके वो अभी आपका कितना काम देगा पता नहीं, लेकिन आगे ये हमेशा आपको काम देगा। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि पीवी लेड नाइट्रेट जो है टूटता है तो PbONO2 और O2 का फॉर्मेशन करता है, तो ये कहीं पर भी आपका काम आ सकता है कभी भी। आगे चलकर जब 11th में आप इनऑर्गेनिक पढ़िएगा तो उसमें ये बहुत काम आएगा। यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है एक्चुअली ये क्या रहता है, ये आपको क्रिस्टल के फॉर्म में जब रहता है तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड रहते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये इसके अंदर ट्रैप्ड रहते हैं इस क्रिस्टल में, जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है। अच्छा, ये क्रिस्टल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप 11th में सॉलिड स्टेट पढ़िएगा, 11th में सॉलिड स्टेट, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो फॉर्मेशन होता है सॉलिड का वो 2 टाइप से होता है, एक स्लोली होता है और एक फास्ट होता है। तो जब स्लोली होता है तो जो फॉर्म बनता है वो उसका कहलाता है क्रिस्टल, और जो फास्ट बनता है वो कहलाता है एमोर्फस। तो यही कारण है कि इसको क्रिस्टल बोला जाता है। और उसी मतलब क्रिस्टल फॉर्मेशन में, दैट मीन्स क्रिस्टलाइजेशन में, जो इसके जो ये बनता है सॉलिड, तो इसके बीच में गैप होता है, उसी में ये ट्रैप्ड हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसी के कारण FeSO4 7H2O का अगर आप बात करेंगे तो ये कंपाउंड जो है ये आपका कलरफुल कंपाउंड है, ये कलर शो करता है। और ये कैसा कलर शो करता है? लाइट ग्रीन, ये शो करता है लाइट ग्रीन। लेकिन जैसे ही आप इसको हीट कीजिएगा तो सबसे पहले वाटर चला जाता है, और उसके कारण से इसका कलर लॉस होता है, और कलर लॉस होने के बाद ये जो है आपका कलरलेस हो जाता है, कलरलेस। तो यहाँ पे हम जाने कि जो फेरस सल्फेट है वो क्रिस्टल के फॉर्म में पहले 7H2O उसके वाटर ट्रैप्ड रहता है, और इसका कलर होता है लाइट ग्रीन। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये पहले कलरलेस होता है, और फिर इसका फॉर्मेशन प्रोडक्ट में ये बनता है। तो जब वाटर रहता है, जैसे इसको अब कभी कभी देखिएगा तो लिखेगा एनहाइड्रस, दैट मीन्स कि वाटर का मॉलिक्यूल इससे जा चुका है। और अगर हाइड्रेस लिखता है, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं रहा, थोड़ा हाइड्रेस लिखता है, तो दैट मीन्स कि इसमें जो है वाटर का मॉलिक्यूल है। हाइड्रेस लिखता है तो दैट मीन्स कि यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आप इसको देख लीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो CO2 कैल्शियम ऑक्साइड, ये NO टूटता है तो ये KCl। और इसको जरूर आप बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बैलेंस कीजिएगा तो आपका ये प्रैक्टिस अच्छे से होगा, बैलेंसिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको इसका रिएक्शन भी याद होगा। नेक्स्ट, अब मैं जो आपको बताया था कि जो पिछले स्लाइड में जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ रहे थे तो हम बोले थे कि ब्रेक्स ऑफ बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एक डिफिनेशन और है केमिकल रिएक्शन का। वो क्या बोलता है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस।
तो ये एक अलग डिफिनेशन है। यानी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो इसको आप बोलिए कि इसमें जो भी बना हुआ है वो ओल्ड बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटता है, तो इसको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है और फिर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक डिफिनेशन ये भी है कि ये आगे बॉन्ड के बारे में पढ़िएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको हम बेसिक बता देते कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए ये जस्ट लाइक ऐसा समझिए कि अगर कोई दोस्त है तो उसको आप तोड़ते हैं तो उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, यानी कुछ ना कुछ उसमें आपको मान लीजिए कि किसी का दोस्ती तोड़ना है तो कुछ गलत फहमी पैदा करना होगा या आपस में हुई उसका कुछ गलत फहमी हो जाए, मतलब जो भी आपका मैटर हो, तो उसके लिए आपको एफर्ट लगाना होगा, एनर्जी लगाना होगा। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम एनर्जी लगाएं, तो मान लीजिए कि आप जो भी यहाँ एनर्जी दिए और जब वो प्रोडक्ट बना तो न्यू बॉन्ड बना, तो जब न्यू बॉन्ड बना तो जैसे ही आप नया बॉन्ड बनाइएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। इस चीज को समझिए, कोई भी काम कभी भी होता है स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए मतलब हम जो भी चीज करते हैं वो स्टेबल होने के लिए करते हैं, ये नेचर हमको बताता है। हर कोई स्टेबल होना चाहता है अपने लाइफ में, तो उसी कारण से ये रिएक्शन भी जो होता है वो ऐसे नहीं होता है। आप बहुत जबरदस्ती कीजिएगा माने अनस्टेबल का भी बनाने के लिए, तब आपको बहुत जोर लगाना होगा। लेकिन अगर नेचुरल आप बात करते हैं, जो सिंपल आपको पढ़ना है, तो अब बॉन्ड जो पुराना जो भी बॉन्ड बना हुआ है अगर उसको आप तोड़ते हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी देना होगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट में उससे स्ट्रांग बॉन्ड बन गया, मतलब अगर ये जस्ट लाइक ऐसा है कि अगर कोई आप जॉब छोड़ते हैं और दूसरा जो जॉब पकड़ते हैं तो वो ऐसा हो सकता है कि वो पिछले जॉब से अच्छा हो और आपको और ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करता होगा, तो आप स्थिर होइएगा। तो वही है कि जब आप पुराने बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उसमें एनर्जी लगता है, और जब नया बॉन्ड आप बनाते हैं, बनता है, तो हो सके कि उसमें मतलब आप स्टेबिलिटी की ओर बढ़े तो वहाँ एनर्जी रिलीज होगा, वहां पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो इसी बेसिस पे क्या है कि आपने मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ एनर्जी दिया, जैसे एक फॉर एग्जांपल यहाँ आपने 100 जूल दिया और यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुआ वो मान लीजिए 90 जूल रिलीज हुआ, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपको 10 जूल एनर्जी लगा। और अगर यही 90 जूल के जगह पे यहाँ 110 जूल निकलता तो क्या होता कि आप ना 10 जूल निकाला, मतलब अल्टीमेटली उस रिएक्शन से रिजल्टेंट 10 जूल आपको निकल गया। और यहाँ पे क्या हुआ, माइनस, दैट मीन्स कि आपको लगा। तो जो लगता है यानी हमको जब एनर्जी देना पड़ता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक, और जब एनर्जी निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो इसी एनर्जी के आधार पर हम रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कहलाता है इंडोथर्मिक और दूसरा कहलाता है एक्सोथर्मिक। इसको एक तरीके से और अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पे आप समझिए कि ये मान लीजिए एनर्जी का कोऑर्डिनेट है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। मतलब जो भी आपका रिएक्शन बॉन्ड बन रहा है, तो ये मान लीजिए कि रिएक्टेंट पहले यहाँ था, रिएक्टेंट, और फाइनली प्रोडक्ट अगर यहाँ बना, तो देखिए यहाँ से गया यहाँ, तो जो प्रोडक्ट बना और जो रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट लो में था, अब प्रोडक्ट के पास हाई एनर्जी है, तो हाई एनर्जी, तो इतना एनर्जी हम लोग दिए, इसमें दिए, यानी इतना एनर्जी इसको हम लोग दिए, गिव किए, इसको दिए, रिएक्शन को दिए। प्रोडक्ट हाई है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है, यानी एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये हो गया इंडोथर्मिक, ये हो गया इंडोथर्मिक। और यही अगर आपका रिएक्टेंट अप में रहता, रिएक्टेंट यहाँ रहता, अब प्रोडक्ट बनता है यहाँ, तो ये जो डिफरेंस है दैट मीन्स कि ये एनर्जी रिलीज हुआ है, ये एनर्जी जो है ये निकला है रिएक्शन से, ये एनर्जी निकला है, तो ये कहलाएगा एक्सोथर्मिक, ये कहलाएगा आपका, एक मिनट, ये कहलाएगा आपका एक्सोथर्मिक। थोड़ा पेन आज ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी
बाद में आ जा रहा है, इसको मैं देखूंगा बाद में, लेकिन अभी फिलहाल आप इसी पे गौर कीजिए। तो आपको मैं क्या बता रहा था कि जब एनर्जी रिएक्शन में देना पड़ा, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो एनर्जी देना ही पड़ेगा, और दोनों रिजल्टेंट इंपॉर्टेंट है। यानी आप किसी भी मतलब रिएक्शन को, आपको अगर बॉन्ड तोड़ना है रिएक्टेंट को, तो एनर्जी देना पड़ा, लेकिन जब न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी निकलता है। तो उन दोनों पे डिपेंड करता है कि अगर वो डिफरेंस मतलब ऐसा हो जाए कि हमको एनर्जी लगा तो वो कहलाएगा इंडोथर्मिक, और किसी भी रिएक्शन से अगर एनर्जी निकला तो वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक। तो इसी को मैं थोड़ा आगे डिटेल में दोनों को पार्टिकुलरली करके बताया हूँ कि इंडोथर्मिक रिएक्शन जो है क्या होगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब जिसमें हमको एनर्जी लगा, वो कहलाएगा इंडोथर्मिक। एंड जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपने जितना भी लेकिन एक वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है, देखिए ये ऑलवेज नहीं है, ये जनरली है, मतलब एक्सेप्शन इसमें आएगा। बहुत सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा है जो एक्सोथर्मिक होगा, बहुत सारे। देखिए एक चीज जान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों में से एक जरूर होगा, भले वो कम या ज्यादा हो। मतलब किसी भी रिएक्शन में हो सके बहुत कम अमाउंट में हमको एनर्जी लगे या बहुत कम अमाउंट में निकले, और किसी में हो सके ह्यूज अमाउंट में एनर्जी लगे और ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकले। इसलिए हर कोई रिएक्शन या तो इंडोथर्मिक होगा या तो एक्सोथर्मिक होगा। यानी जितने भी 5 टाइप्स का हम पढ़ रहे हैं तो या तो वो इंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा। तो इन जनरल देखा गया है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो आपको इंडोथर्मिक होगा, ठीक है। लेकिन ये इन जनरल बात है, जनरली बात है, मतलब ये जरूरी नहीं कि हर बार हो। और एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कि आपको एनर्जी रिलीज होगा, और यहाँ पे जो है वो ये यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये ऐसे करके एनर्जी लगेगा तो ये हीट हो गया। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो भी वो मतलब यहाँ एनर्जी लगेगा। दैट मीन्स कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हमको एनर्जी लगा और ओवरऑल वो ज़्यादा लगा, जब ये प्रोडक्ट बना तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल उससे ज़्यादा लगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी बनने में भी आपका एनर्जी लगा। तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया कि जिसमें हमको एनर्जी लगे, और ये जो सिंबल है ये बता रहा है कि ये हम इसको हीट किए हैं। तो एनर्जी देने का सोर्स क्या होता है, वो हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी दे सकते हैं, सनलाइट, जैसे कि हम आपको फोटोसिंथेसिस का जो एग्जांपल दिए थे पिछले के वीडियो में, तो उसमें आप देखेंगे कि सनलाइट लिखे थे ऊपर में, तो वो सनलाइट जो है वो आपका एनर्जी दे रहा था उसको, है ना। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसमें एनर्जी रिलीज हुआ, वो सन से एनर्जी लिया और एनर्जी को रिलीज किया वो बॉडी के अंदर, जो मतलब प्लांट है जो। अब यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि ये एंडोथर्मिक में एनर्जी लिया और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये रिएक्शन जो है इसको इन जनरल आप याद कीजिएगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन अगर O2 के साथ मतलब इसको अगर हम बर्न करते हैं तो ये प्रोडक्ट में ऑलवेज CO2 और H2O ही बनाएगा, ऑलवेज। जैसे और भी एग्जांपल हो सकता है कि C2H6 है, ये हाइड्रोकार्बन है और ये O2 से रिएक्ट करेगा तो CO2 प्लस H2O ही बनाएगा, ये डन है। और भी जैसे एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए कि C2H2 है तो ये भी अगर O2 से रिएक्ट करेगा तो CO2 प्लस H2O है। जैसे हम लोग के घर में जो हम लोग गैस इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर में, तो उसमें ब्यूटेन होता है, तो C4H10 भी रिएक्ट करेगा तो वो CO2 प्लस H2O ही बनाएगा। हाँ, ये प्रोडक्ट बनेगा लेकिन एनर्जी इसमें रिलीज होगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एनर्जी रिलीज होगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करेंगे, बर्न करना मतलब उसमें O2 ही होगा, बर्न O2 के साथ ही होगा, तो वो CO2 प्लस H2O ऑलवेज बनेगा और ऑलवेज एनर्जी रिलीज करेगा, ऑलवेज। ये चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। इन जनरल ये रिएक्शन को मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, इस रिएक्शन को हो सके और भी आगे पढ़ना हो आपको, ये है ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्लूकोज है, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी आप खाते हैं
मतलब ये आप रोटी से खाएं, चावल से खाएं, जिसके थ्रू भी आपने कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी के अंदर लिया तो वो टूट के ग्लूकोज में ही बनता है। यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिससे हमको एनर्जी मिलता है ये। और ये O2 से रिएक्ट करके CO2 और H2O तो देता ही देता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है मेरे बॉडी को ये एनर्जी यही देता है ना। यही कारण है कि आप लोग जो मतलब बहुत सारे लोगों को सुने होंगे और नहीं सुने होंगे तो जानिए कि जिसको भी डायबिटीज़ होता है उसको मीठा खाने के लिए मना करता है या चावल खाने के लिए मना करता है, रोटी खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज है इसी को तोड़ने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज वो जो है इंसुलिन प्रोवाइड करता है, तभी ये टूटता है। इस रिएक्शन के लिए कहने का मतलब है कि हमको जो जरूरत पड़ता है, जिसके जैसे कि हम कैटलिस्ट बोल सकते हैं, पेनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन, उससे हमको ये तोड़कर एनर्जी देता है। तो यही कारण है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे नहीं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में नहीं होगा, तो हमको ना ही इंसुलिन का जरूरत पड़ेगा पेनक्रियाज से जो निकलता है। तो इस कारण से हमको क्या है कि शुगर मेंटेन रहेगा। लेकिन जिस किसी को भी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ गई है तो उसको ये चीज़ मना करता है डॉक्टर, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई फिट शरीर है तो उसको ये एनर्जी, मेन पार्ट जो है ये एनर्जी जो है आपको ग्लूकोज से ही मिलता है। और भी डिफरेंट वे है, लेकिन इन जनरल चूंकि हम लोग चावल खाते हैं तो इस कारण से उससे कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स है वो आपका राइस ही है, तो उससे आपको मिलता है। और भी डिफरेंट सोर्स है, लेकिन ये मेनली रूप से जो इजीली अवेलेबल है हम उसका बात कर रहे हैं। और वो रिएक्ट ऐसे करता है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि मैंने आपको बताया कि जो 5 टाइप्स का हम लोग को पढ़ना है उसमें कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, और कोई भी रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो एंडोथर्मिक नहीं है, इसके कुछ एग्जांपल है कि यहाँ पे देखिए एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रहा है और यहाँ भी एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये इसको मैं ठीक से कर नहीं पाया, ये H2O2 ऐसे लिखा हुआ है, ये O3 जो है ये ऐसे है, ये O2 ये नीचे में, मतलब ये N2 है, ये N2। ये वीडियो को मैं स्लाइड को मैं करेक्ट नहीं कर पाया, करेक्शन करना था हमको, लेकिन चलिए ये H2S है। तो ये एनर्जी रिलीज हुआ। तो आपको मैंने क्या बोला था कि जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो इंडोथर्मिक है, लेकिन ये जनरली है क्या बात है ना, ऐसा नहीं है। अब उसी तरीका से कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, सारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो इंडोथर्मिक है। जैसे यहाँ पे हमको एनर्जी का जरूरत है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, लेकिन हमको यहाँ पे है। लेकिन इन जनरल अगर हमको बात करना है तो ये देखा गया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो आपका एक्सोथर्मिक हो सकता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन जनरल जो आप है, मतलब आप बोल सकते हैं परसेंटेज का अगर बात करें तो 90, 95, 96% जो भी हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आपके पड़े हुए हैं जिसमें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, वो एंडोथर्मिक नहीं है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक ना होके इंडोथर्मिक है। तो इसको, इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए दोनों टाइप्स ऑफ रिएक्शन को, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन को, और अच्छे से समझिए एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन को। बुक को जरूर पढ़िए, और अभी इसमें कोई हमको प्रॉब्लम बताने का नहीं लग रहा है। इसके थ्योरी को ही हम नेक्स्ट क्लास में जो है आगे करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट जो है आपका उसको हम बताएंगे। नेक्स्ट में आपको हम बताएंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हो सके इसी 2 में टाइम ख़त्म हो जाए, और नहीं होगा तो तीसरा भी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए, अच्छे से पढ़िए, और NCERT का बुक जरूर पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।